नमस्कार। आज हम यहाँ पर आए हैं। एक बुक है समझ गए ना, ये लिखी है मूलचंद जी बोहरा ने। आज हम इस बुक पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ हैं मूलचंद जी बोहरा, जो अभी टीटी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर पर कार्यरत हैं। इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है समझ गए ना। ये जो किताब है ये शैक्षिक निबंध है इसमें। और क्योंकि जो मूलचंद जी बोहरा हैं वो खुद एक टीचर हैं, तो उनसे बेहतर और कौन हो सकता था इस बुक को लिखने के लिए। तो इसी को लेकर हम आज मूलचंद जी बोहरा से चर्चा करेंगे, इस बुक के बारे में बात करेंगे। इस बुक की खास बात यह भी है कि इस पुस्तक को जो है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हिंदी सेवा पुरस्कार द्वारा कथेतर विधा में पुरस्कृत किया गया है। और इसीलिए हम इस किताब के बारे में और चर्चा करेंगे सर से। और कुछ सवाल हैं, क्योंकि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो कुछ सवाल तो हमारे मन में उठते ही हैं जब भी, और अगर नहीं उठते तो गलत है, उठने चाहिए। तो वैसे ही जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो कुछ सवाल थे जो मेरे मन में उठ रहे थे। मैंने सर को कहा था कि हम जब मिलेंगे तो बात करेंगे इस पर। तो आज हम उसी बात के लिए एक साथ बैठे हैं और कुछ सवाल हैं जो मैं सर से करूंगा। सर, शुरू करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है समझ गए ना। बिल्कुल। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि ये जो शीर्षक है समझ गए ना, आप इसमें किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ये जो किताब है ये 3 लोगों को एड्रेस कर रही है, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को। और मुझे लगता है कि ये तीनों मिलके एक समाज भी है, समाज का हिस्सा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो किताब है ये किसको एड्रेस कर रही है या किसको संबोधित कर रही है? विद्यार्थियों को कर रही है, अभिभावक को कर रही है, अध्यापक को कर रही है, या पूरे समाज को कर रही है? इसके रचना के पीछे के इतिहास को थोड़ा देखना होगा। प्राची मेरी बेटी है, वो कक्षा 7-8 में पढ़ती होगी उस समय। और उस समय ये जो अंग्रेजी की जो व्याकरण है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो उसका प्रयोग तो वो समझती थी, परंतु ये इसकी विशेषता क्या है, इसको छांटना कैसे है, उसको उसकी समझ नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा भी तुम क्लास में क्यों नहीं पूछते हो, क्योंकि क्लास में मैडम पढ़ाती है और एक वाक्य दोहराती है कि बच्चों समझ गए ना, तो फिर क्या है कि सब हाँ बोल देते हैं और मैं ही देखा देखी हाँ बोल देती हूँ। तो इस कारण हमें समझ में जाता नहीं है, परंतु हमें हाँ बोलना पड़ता है। अगर मैं कोई एक ना बोलता है तो फिर उसकी खिल्ली उड़ती है क्लास में। तो वहां से मेरे ये दिमाग में आया कि ये शिक्षक की एक तथाकथित जुमला है जो लगभग सभी शिक्षक बोलते हैं, और वो बच्चे के बारे में जाने अनजाने में उससे बच्चे का नुकसान होता है। और फिर मैंने अपने अतीत को याद किया, तो हमारे साथ भी ऐसा होता था कि गणित में हम सवाल समझते थे तो मेरी गणित में थोड़ी गति कम थी, तो मुझे भी हाँ ही करनी पड़ती थी। तो उस समय में फिर मैं उस दिन उदयपुर मुझे जाना हुआ, उदयपुर के रास्ते में मुझे सवाल बार बार कौंध रहा था। तो उस समय ये जो निबंध लिखा गया, समझ गए ना। अब जो आप बात कह रहे हो, तो इसका एक सुखद संयोग ये है कि इसमें तीनों ही अर्थों का समाहार हो रहा है। यहाँ समझना बच्चों को भी है कि जो विषय शिक्षक संप्रेषित करना चाहता है वह ठीक ठीक बच्चों में पहुंच जाए। दूसरा, जो अभिभावक है वो भी बच्चों को समझे, बच्चों के मनोविज्ञान को समझे, उनके पर्यावरण को समझे, उनकी सामाजिकता को समझे। और शिक्षकों के लिए तो है ही। तो ये आपके सवाल का मेरे हिसाब से जवाब आ गया होगा। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था और जब मैं इसकी भूमिका को पढ़ रहा था, तो इसकी भूमिका जो है वो रमेश कुमार हर्ष ने लिखी है। तो वो इस बुक के बारे में, इस किताब के बारे में एक बात कहते हैं कि इस बुक का उद्देश्य या इस पुस्तक का उद्देश्य जो है वो ये है कि यह अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी के अंतर्व्यवहार में संवाद की बारीकियों को समझने का प्रयास है। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या सच में इस पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ यही है? देखिए, ये इसका मूल भाव तो है ही, क्योंकि संवाद की प्रक्रिया आधुनिक समय में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में
बहुत ही औपचारिक हो गई है। अनौपचारिक संवाद है ही नहीं। हम कक्षा में विषय वस्तु के भीतर जाते ही नहीं है। उसके घर की परिस्थिति क्या है, वो उसने भोजन कौन सा किया है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसके शौक क्या है, ये हम बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। और अगर ये बच्चों से अगर संवाद नहीं होता है तो हम बच्चे को समग्र शिक्षा नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आप बच्चे तक कोई बात तभी पहुंचा पाओगे जब बच्चे के बारे में ठीक से जानोगे। तो ये इसकी मूल अंतर वस्तु तो किताब की जरूर है, परंतु ऐसा नहीं है केवल इतना ही इसमें है, क्योंकि ये मूल अंतर वस्तु होकर भी इसके चारों ओर ये किताब घूमती भी है। और आपने जब आर्टिकल पढ़े होंगे तो देखा होगा भी आपने, इसके अलावा बिल्कुल, भी बहुत सी बातें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक ये है कि मुझे जो बात अच्छी लगी इस किताब के बारे में, वो ये है कि ये किताब इस किताब के जो सारे निबंध हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी किस्से से शुरू होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कहानी, कोई इवेंट डिस्कस होता है और उसके बाद में आप जो बात कहना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं पाठक को, वो आप शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जो तरीका है अपने निबंधों को इस तरीके से किस्सों में लिखने का, ये आपने कब सोचा? क्योंकि हम क्या कहना चाहते हैं हमें पता है, हमें कैसे कहना है, ये ज़रूरी हो जाता है। हाँ, ये मैंने पहले सवाल में आपका जवाब दिया था। भी ये मेरी बच्चे से किस्सा शुरू हुआ था, तो मुझे लगा भी इस तरह कहना ठीक लग रहा है और ये ज्यादा संप्रेषित भी ठीक से हो रहा है। और फिर ये मेरा कोई वैसा नया प्रयोग नहीं है। पहले भी जो अच्छे निबंधकार है उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया है, और तो इसलिए सहज रूप से ही प्रयोग हुआ है। कोई मैंने सायास इसका कोई प्रयोजन नहीं रखा भी ऐसा ही मुझे लिखना है। अगला प्रश्न फिर इन्हीं किस्सों के बारे में है बिल्कुल बिल्कुल, और वो ये स्वागत है। है कि आप किस्सा शुरू तो करते हैं, लेकिन जहां भी कोई बात समझाने की आती है, आप किस्से को भूलकर पाठक को समझाने लगते हैं। बिल्कुल किस्सा वो पूरा होता ही नहीं, पाठक को समझाने के लिए किस्सा शुरू किया गया था, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किस्सा पूरा कहते तो क्या पाठक की रुचि और ज्यादा नहीं बनी रहती? शशिकांत जी, आप भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य में हम जो अनुभव ग्रहण करते हैं, फिर वो अनुभव संवेदना तक पहुंचता है, फिर हम कुछ लिखते हैं। तो वो जब घनीभूत हमारी वेदना होती है, पीड़ा कह दो, संवेदना कह दो, जब बाहर निकलती है तो वो अलग अलग तरीके से निकलती है। तो इसमें एक तरीका हमारा कथा का भी है, एक तरीका निबंध का भी है। तो चूंकि इसमें मुझे विमर्श करना था, डिस्कोर्स करना था, तो जो बात मैं कहना चाहता था, तो मुझे लगता था कि मैं इस बात को किस्से के माध्यम से पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा। और हो सकता है मेरी ये सीमाएं भी हो कि मैं उस किस्से में अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा। आपने ये बात कही है, तो हो सकता है मैं आगे जो कुछ लिखूं उसको किस्से में ही पूरी बात खत्म करूं। तो अभी मेरी सीमा थी कि मैं पूरा डिस्कोर्स जो शिक्षकों के साथ और अभिभावकों के साथ करना चाहता था, वो मैं केवल किस्से और कहानियों के माध्यम से नहीं कर पा रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जब एसोप की फेबल्स पढ़ी है ना, और ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ते थे जो जानवरों पे होती थी और इन पे होती थी, लेकिन वो एक शिक्षा देती थी। लेकिन वो पूरी कहानी होती थी और वो पूरी कहानी पढ़ने के बाद में हमें कोई शिक्षा मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं इन 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 निबंधों को पढ़कर भी मुझे ऐसा लग रहा था कहानी अच्छी चल रही है, किस्से अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो किस्सा कहीं शिक्षा में खत्म होता जा रहा है। जो समझाने की जो बात है उस बात में इसमें दूसरी बात ये भी थी कि मैं ये सोचता था कि जो पाठक है वो खुद महसूस करे कि इसके बाद हमें क्या करना है। अगर मैं कुछ पूरा किस्सा खत्म कर देता बिल्कुल तो पाठक बन जाता कि चलो इसका तो सतीश ऑफिस से आया है और घर में ये मातम चल रहा है, तो सतीश ये करेगा, तो हमें भी यही करना है। बिल्कुल तो मैंने ये खुला छोड़ा है कि वो क्या क्या कर सकता है। क्या क्या ये भी एक बात कहने का अपना तरीका है। हाँ बाकी आप वाली बात भी है, मान लो जैसे कई दूसरे हमारे अंग्रेजी साहित्य में भी है जो एजुकेशन में उपन्यास है पूरे पूरे, बिल्कुल। तो वो इसमें भी काम किया जा सकता था। बाकी ये इस किताब की आप मेरी सीमा मान सकते हो आप। अगला प्रश्न अगेन थोड़ा सा जो मुझे अखरा पढ़ते वक्त बिल्कुल कि आपकी किताब लगभग समाज के सभी माताओं पिताओं को बच्चों का दुश्मन दिखाने का प्रयास नहीं कर रही है। जैसे वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो बच्चों का भला चाहकर भी बुरा कर रहे हैं।
आप उनकी परवरिश करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि समाज के सभी माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों की परवरिश सही से नहीं कर पा रहे हैं? मैं बहुत विनम्रता के साथ करना चाहता हूँ और बहुत दर्द के साथ करना चाहता हूँ कि हमारी परवरिश में बहुत कमी है। आप देख लो कि पढ़ी लिखी महिलाएं करवा चौथ व्रत के पूरे पाखंड कर रही। क्या है ये? हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है, हमारी परवरिश फेल है। जो ज्यादा पढ़ी लिखी है वो दहेज के प्रति आकृष्ट है, जबकि जब ये एजुकेशन नहीं था, आपकी दादी और मेरी दादी थी, वो करवा चौथ करती होगी परंतु कोई पाखंड नहीं था। तो हम एजुकेशन, हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है? हम तर्क, विचार, चिंतन पीछे छूट गए हैं। हम पूरा पाखंड और कर्मकांड में इतने निमग्न हो गए हैं कि लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि बच्चे को शुरुआत ही कैसे करें। हमारे इसमें केवल शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि शिक्षक के पास 5 घंटा बच्चा आता है। कहीं ना कहीं अभिभावक, पूरा वातावरण जिम्मेवार है, क्योंकि हम तो शिक्षा, विद्या ददाति विनयम, और विद्या ददाति विनयम और एक सा विद्या या विमुक्त है, इसको भूल गए। विद्या हमें मुक्त करती थी, हमारे चिंतन के द्वार खोलती थी। अब तो हमें लगता है कि हम पढ़ लिखने के बाद हम एक दायरे बंद गए। आप देखो, कोई 10वीं पास करने के बाद ये कहता है कि मुझे तो काम नहीं करना, मुझे हाथ का काम नहीं करना, गाय का गोबर नहीं उठाना, क्योंकि मुझे तो पढ़ लिया मैं तो। अभी आप किसी ग्रेजुएट से बात करोगे तो किसान को खेत में नहीं जाएगा। तो हम, हमारा जो मूल काम था, जो जो पढ़ाने में ये हम काम की बेहतरी चाहते थे, वो तो उल्टा हो रहा है। तो इसलिए मुझे बार बार मैं बच्चों से बात करता हूँ, अभिभावकों से बात करता हूँ, तो शिक्षकों से बात करता हूँ, तो चिंता है। तो इस चिंता में कुछ अतिरेक में लिखा गया है, तो इस वजह से लिखा गया है। बाकी आपकी बात ठीक है, अगर अगला संस्करण आएगा मैं पुनः पढ़ूंगा, कहीं दुश्मनों जैसा लगा है तो उसमें सुधारूंगा। और एक अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि आपके पुस्तक के मुख्य रूप से केंद्र जो है वो बच्चे, अभिभावक एवं अध्यापक हैं। आप एक अध्यापक एवं अभिभावक खुद भी हैं। क्या ये सारे सुझाव आपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उतारे हैं, या सिर्फ ये बातें हैं जो सुनने में और पढ़ने में तो अच्छी लगती है, पर सहज तरीके से जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल नहीं, आपका उत्तर है वैसे तो। जैसे गांधी के आलोचना करना आसान है, गांधी बनना मुश्किल है। तो आचरण के स्तर पर आदर्श को उतारना बहुत कठिन काम है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने इस किताब की आई सारी बातें अपने जीवन में उतार ली है। बाकी मैंने कोशिश की है अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, कि वो अपना चिंतन खुला रखे। जैसे मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो मैंने बच्चों को कभी नहीं कहा कि आप प्रेशर से कि आप बच्चे पूजा पाठ करें। उनकी विषय के चयन में भी मेरी कोई दखल नहीं है। बच्ची मेरी साइंस में थी, परंतु उसकी इच्छा थी कि मैं साहित्य पढ़ूं। हालांकि डॉक्टर का जॉब अट्रैक्ट करता है, परंतु मैंने उस पर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया। मैंने प्रयास किया, मैं ये नहीं कह रहा मैंने 100% मैं उस पर खड़ा उतर गया हूँ। बाकी आदर्श जो होता है ऊपर टंगा हुआ होता है, तो हम सबका प्रयास होता है कि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। कहीं एक हाथ पहुंचते हैं, कहीं 2 हाथ पहुंचते हैं, परंतु ये कोई आदर्श टंगा हुआ होना तो चाहिए ताकि दिखे कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। तो मेरा ये आग्रह रहेगा भी सभी पाठकों से कि आप कोशिश करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पर जैसे आप अपने किताब में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अनौपचारिक रिश्तों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अनौपचारिक रिश्तों को बढ़ाना आदर्श माना जा सकता है? क्यों नहीं माना जा सकता? अब बच्चा, जो शिक्षक है वो माँ है, बाप है। अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो शिक्षक तो केवल मसीह हो जाएगा। शिक्षक माँ बाप के बाद में सबसे ज्यादा भरोसा किसका करता है? शिक्षक का करता है। आप माँ बाप के, अपने, हमारे तो तैतृय उपनिषद में आता है कि
आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, मातृ देवो भव। हमने माता और पिता के बाद में केवल आचार्य को देवता माना है। दादा को, दादी को देवता भी नहीं माना, ताऊ को नहीं माना। केवल माँ बाप के बाद जो तीसरा है वो आचार्य है। ये हमारी परंपरा है। तो वो अगर माँ बाप से हम अनौपचारिक नहीं होते क्या? माँ से तो होते हैं, चलो बाप से फिर नहीं होते। तो बच्चा टीचर तो मेरे हिसाब से तो बाप से ही पहले है माँ। तो वो माँ के बराबर है। कि हम चाहे, इसमें भी मैंने बार बार जिक्र किया है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा निसंकोच अपनी बात कह सके। अगर ऐसा नहीं होगा, एक आवरण ओढ़े रखेगा टीचर, तो बच्चा उसके पास जाएगा ही नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि आदर्श शिक्षक वो है जो अनौपचारिक है अपने विद्यार्थियों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। आप कहीं भी देख लो, अब अगर बच्चे के दर्द का शिक्षक को पता नहीं है तो वो उपचार कैसे करेगा? एक आपकी इस किताब में एक वाक्य है जो मुझे काफी अच्छा लगा और उस पे एक सवाल भी बनता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति साहित्य का अध्ययन इस बाह्य प्रेरणा से करता है कि वह विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनेगा, तो मात्र बाह्य प्रेरणा से वह तब तक अच्छा प्रोफेसर नहीं बन पाएगा जब तक वह साहित्य के प्रति मन में अनुराग का भाव नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। व्यवहारिक रूप से अगर मैं बात कहूं तो ये आदर्श बात है। व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप से जो हम जीवन में देख रहे हैं, जो हम समाज में देख रहे हैं, वो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आप क्लियर करो और आप प्रोफेसर बन गए। और आप जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आप प्रोफेसर तो रहेंगे, और इवन रिटायर होने के बाद में भी प्रोफेसर रहेंगे। और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साहित्य के प्रति कितना अनुराग है और कितना प्रेम है ना, आप प्रोफेसर बन जाते हो। तो जो ये आपकी बात है कि अच्छा प्रोफेसर, तो क्या वो जो साहित्य के प्रति प्रेम नहीं रखता या अनुराग नहीं रखता, क्या वो अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता। प्रोफेसर बन जाएगा, रिटायरमेंट भी हो जाएगा, पैसे भी पूरे मिल जाएंगे, तो न तो वो अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करेगा और न किसी दूसरे जो विद्यार्थी है उसको शांत कर पाएगा। आप देखना, आपके कितने गुरु रहे हैं, आप कितनों को सम्मान कर पाते हो, याद कर लो। बिल्कुल, जिन्होंने मुझे अच्छे से हाँ, आपने जो अच्छे से डील किया है, चाहे आपको मारा पीटा होगा, परंतु अच्छे शिक्षक थे, फिर भी आप उसके मार पिटाई भूल जाते हो। एक आपकी इस किताब की एक और बात है, सीखना कौन सिखाता है, कि हम जो सीखते हैं वो हमें कौन सिखाता है। मुझे इसका जो उत्तर मिला इस किताब से, वो शायद मुझे पहले नहीं पता था, और पता था तो मुझे कहते अवेयर नहीं था मैं इस चीज से, कि आनंद ही सीखने की आत्मा है। बिल्कुल। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और अगर आप उसमें आनंदित नहीं हो रहे हैं तो आप उसको सीख नहीं पाओगे। तो कोई भी अगर विधा है या कोई भी कला है जो आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको उसमें आनंद नहीं आ रहा है सीखते वक्त, तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने की जो आत्मा है वो आनंद है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद है। हमारा पूरा साहित्य का मूल आत्म रस है, वाक्यम रसात परम काव्यम। बिल्कुल। तो हमारे जो साहित्य की परंपरा यही है। तो सीखना बिना रस के तो हो ही नहीं सकता, निरस हो ही नहीं सकता। आपकी जो किताब है समझ गए ना, इसमें शायद इसका जो कवर है वो आपके बेटे ने ही शायद किया है, ओजस ने किया है, आवरण। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये जो पुस्तक है ये काफी अच्छी लगी। और हाँ, जो भी प्रश्न थे मेरे, जो भी सवाल थे, हो सकता है कि कुछ मैंने ऐसे सवाल भी किए हों जो आपको अच्छे ना लगे। नहीं, बिल्कुल सवाल कोई बुरा होता ही नहीं। हाँ, लेकिन जो भी मेरे मन में आए पढ़ते वक्त वो मैंने लिख लिया और मैंने आपसे पूछ लिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।